तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। मणिपुर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान उनकी ओर से हो चुका है और मणिपुर की सभी 60 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं यूपी के चुनाव में बीजेपी का धुआंधार प्रचार आज भी जारी है। आपको बता दें कि आज भी लगातार प्रचार अभियान चल रहा है और अब से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी के खुर्जा और बुलंदशहर में होंगे, जहां वो संवाद और घर घर प्रचार में हिस्सा लेंगे। वहीं जेपी नड्डा शिकोहाबाद के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह कासगंज और फर्रुखाबाद में हैं, जहां से पार्टी के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। और साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली में हैं, जहां वो डोर टू डोर प्रचार में हिस्सा भी लेंगे। बुलंदशहर, शिकोहाबाद, कासगंज और साथ साथ कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस बार प्रचार अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जाएगा। आज वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब से थोड़ी ही देर पहले शिकोहाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया। जेपी नड्डा आज संगठनात्मक बैठकें करेंगे, साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी वो करेंगे। जेपी नड्डा का घर घर जाकर प्रचार करने का भी कार्यक्रम है। शिकोहाबाद के बाद नड्डा हाथरस जाएंगे और वहां भी मतदाताओं से संवाद करेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के कई बड़े नेता अलग अलग शहरों में जाकर चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज अलीगढ़ में रहेंगे, जहां वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। जबकि दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली में रहेंगे। वो प्रभावी मतदाताओं से संवाद के अलावा घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। यानी पूरी कोशिश है बीजेपी को पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती दिलाने की। और साथ साथ यूपी के डिप्टी सीएम ने केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट के जरिए तंज किया और लिखा कि 10 मार्च के बाद टोपी और पोटली जेब में होगी। और उन्होंने सवाल पूछते हुए यह भी कहा कि 2017 से 2022 तक अखिलेश यादव कितने दिन में देश में रहे और कितने दिन कोरोना मरीजों की उन्होंने सेवा की। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का नाम लेकर उन पर निशाना साधा। कोरोना काल में अखिलेश यादव की गैर हाजिरी पर घेरते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा, टोपी और पोटली 10 मार्च को होगी जेब में। श्री अखिलेश यादव जाएंगे घूमने विदेश में। अखिलेश यादव जी बताइए, 2017 से 2022 में कितने दिन रहे विदेश में, कितने दिन देश में कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगाए, कितने दिन जनता सब रही है गिन। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर में खुर्जा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद वो दोपहर 1:30 बजे बुलंदशहर के शिकारपुर जाएंगे और वहां भी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो करीब 3 बजे पिलखुआ पहुंचेंगे और वहां भी प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। और सीएम योगी ने अपने दौरे को लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मैं मां गंगा यमुना की अविचल बहती हुई धाराओं के मध्य स्थित बुलंदशहर की महाभारतकालीन ऐतिहासिक धरा पर आप सबके बीच रहूंगा। जिस प्रकार मां गंगा बिना भेदभाव के सबका कल्याण करती है, उसी प्रकार बीजेपी ने भी जाति मजहब की दीवारों को तोड़कर बुलंदशहर का समग्र विकास किया है। और इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत जिला अस्पताल का दौरा किया और कोरोना के संबंध में हालात का जायजा लिया। साथ साथ इसके बाद योगी ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और इस दौरान योगी ने पहले ही अखिलेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे होते थे, जबकि बीजेपी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी ने यह भी कहा कि पहले विकास का पैसा नेताओं और माफियाओं के घर जाता था और बाकी बचा हुआ पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का विकास उससे होता था। इनका विकास का जो मॉडल था वह विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था। और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे या फिर माफियाओं के हवाले करते थे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता, वो विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का।
कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, न सड़क का, न बिजली का, न पानी का, न हाईवे का, न मेट्रो का। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। चाहे दंगाइयों के पोस्टर पहले भी कभी चिपकाए जाते थे क्या? पहले तो उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। ये पेशेवर माफियाओं के ऊपर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वे इस सत्ता का संचालन करते थे, और अब अगर आपके बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो माफिया के संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। सत्ता लोलुप राजनीतिक दलों के हाथों में जो बागडोर प्रदेश के अंदर जिन तत्वों के हाथों में आई थी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता नहीं बल्कि अपना स्वयं का परिवार महत्वपूर्ण हो गया था। कहीं चाचा भतीजा के लिए, कहीं बुआ भतीजे के लिए, कहीं भाई बहन के लिए, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। उन लोगों ने प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को तो छिन्न भिन्न किया ही, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी तार तार करने का कार्य किया था। और एक और जहां बीजेपी के दिग्गज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं यूपी बीजेपी ने भी प्रचार के लिए नया वीडियो जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहीं फर्रुखाबाद में भी वो चुनाव प्रचार करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में विकास पहले की अपेक्षा तेजी के साथ हुआ है। सारे एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, और मैं तो कहता हूं केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने यह भेदभाव नहीं किया कि फला राज्य में दूसरे राजनीतिक पार्टी की सरकार है इसलिए वहां सड़कें नहीं बननी चाहिए। यही कांग्रेस की हुकूमत थी, प्रतिदिन 3-4 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बना करती थी, लेकिन आज सीना ठोक कर आप कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है कि जो प्रतिदिन 35 से लेकर 36 किलोमीटर एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण करती है। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फर्रुखाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। उससे पहले वो कासगंज जाएंगे, यानी पूरी तरीके से मजबूती देने की कोशिश है बीजेपी को, ताकि एक बार फिर से उसी दमखम के साथ 2022 में वापस लौट सके बीजेपी। और साथ साथ हमने देखा बीतते कितने सारे दिन हो चुके हैं, लेकिन लगातार चुनाव प्रचार में घर घर जाकर चुनाव प्रचार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। चाहे बात कर लें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, या गृह मंत्री अमित शाह की, जेपी नड्डा की, या खुद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हो। हमने देखा किस तरीके से घर घर जाकर उनके द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से 2022 में विपक्षियों का मुंह उनको मुंहतोड़ जवाब मिले, और साथ साथ फिर से मजबूती के साथ पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो इस दौरान पश्चिमी यूपी में भरपूर प्रचार कर रही है बीजेपी और पश्चिमी यूपी को मजबूत करने की कोशिश है। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को विवाद अच्छे लगते हैं। आज महात्मा गांधी की और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को विवाद अच्छे लगते हैं। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर भी राहुल राजनीति करने से नहीं चूके। राहुल ने एक विवादित ट्वीट किया। उन्होंने महात्मा गांधी के बयाने हिंदुत्ववादी संगठनों पर निशाना साधा। राहुल गांधी के इस विवादित ट्वीट पर सियासी पारा अब गर्मा गया है। इसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला किया। बीजेपी नेता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बताया। राहुल गांधी ने एक बयान देकर एक बार फिर से सियासी माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने कहा है कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी और तमाम हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सत्य है वहां गांधी जी आज भी जिंदा हैं। इस बयान पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब हैं। सर, किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के बयान को, वो भी आज गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन? देखिए, नाथूराम गोडसे ने तो गांधी की एक दिन हत्या की, लेकिन नेहरू गांधी परिवार गांधी के विचारों, आदर्शों और दर्शन की हत्या निरंतर करते आ रहा है और तार तार कर रहा है। गांधी वंशवाद में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी वंशवाद के अमरवेल हैं।
तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि हिंदुत्व यदि इस देश में नहीं होता तो क्या यह देश धर्मनिरपेक्ष होता? नाथूराम गोडसे को हिंदुत्ववादी कहना न सिर्फ हिंदुत्व की आलोचना है और उसका अपमान है, बल्कि महात्मा गांधी का भी अपमान है। महात्मा गांधी स्वयं एक बड़े हिंदुत्ववादी थे, जो राम राज्य में विश्वास करते थे, धर्म परिवर्तन का विरोध करते थे। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में राहुल गांधी की समझ और हिंदुत्व के बारे में समझ दोनों ही कमजोर है। सर, राहुल गांधी इसके पहले भी हिंदुत्ववाद को लेकर बयान देते रहे हैं। क्या इसके सियासी मायने निकाले जाए था चुनाव के वक्त इस तरह के बयान आना? देखिए, राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू हैं। जब चुनाव आता है तो वो हिंदुओं को गाली देकर हिंदुत्व की अनर्गल आलोचना करके वास्तव में उनकी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर होती है। वो हिंदुत्व की व्याख्या नहीं करते हैं, उसके नजर कहीं और, निशाना कहीं और होता है। निशाना मुसलमानों का वोट है जो उत्तर प्रदेश में समेटना चाहते हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता अखिलेश यादव से है, तो अखिलेश जिन्ना का गुणगान कर रहे हैं और राहुल गांधी नाथूराम गोडसे का सहारा ले रहे हैं। तो आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मना रहा है, लेकिन इस अवसर पर एक ऐसा ट्वीट किया राहुल गांधी ने जिसके बाद विवाद अब लगातार खड़ा हो रहा है। सियासी पारा गर्माता हुआ दिख रहा है।